और सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है। पूरे देश में 9 जून से नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। बिहार में नई शिक्षा नीति किस तरह से लागू की जाएगी, सरकार इसे लेकर किस कदर सीरियस है, इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी। तो आपको बता दें कि क्या नीति होगी, इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी मुद्दों के लिए सरकार का क्या विजन है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या विजन है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। विजय चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए किसी भी राज्य के लिए कोई शिक्षा नीति, अब 9 जून से ये बदलाव होने वाला है पूरे देश में। बिहार की हम बात कर ले तो इस नीति को कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है? ये आप जो कह रही हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, तो ये तो एक अलग से पूरे देश में चलने वाला कार्यक्रम है जी। और उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने अलग से पूरी व्यवस्था कर रखी है। और किसी भी शिक्षा नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि गांव देहात तक जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वो सुदृढ़ चले, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ सकें जी। तो उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने पहली पहल के रूप में, जो अभी शायद आपको पता होगा, हमारे तमाम बिहार के तमाम लोगों को पता है कि वो जो हमारे यहाँ लगभग 1.5-2 लाख शिक्षकों की रिक्तियां हैं, उस पर हमें नियुक्ति करनी थी। जी जी। किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले शिक्षकों की आवश्यकता होती है जी। क्योंकि शिक्षक रहेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे, तभी तो किसी नीति को सफल बनाने की बात हो सकती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत सारी रिक्तियां थी और अभी तो समझिए कि छठे चरण जिसकी नियुक्ति अभी बाधित थी, उसमें लगभग 1.25 लाख नियुक्तियां होनी हैं। और इसके कारण जो न्यायालय में मामला लंबित था और हम नियुक्तियां नहीं कर पा रहे थे, पिछले बजट सत्र के दौरान हमने विधानसभा में सरकार की तरफ से घोषणा की थी कि हम न्यायालय में विशेष उल्लेख करके जी इस मामले के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था करेंगे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को बताने में हमें हर्ष हो रहा है जी कि वो स्थिति आ गई है जब न्यायालय ने हमें इजाज़त दे दी है और अब हम शीघ्र ही नियुक्ति की कार्रवाई में आगे बढ़ने वाले हैं जी। क्योंकि न्यायालय में जो ब्लाइंड मेन एसोसिएशन के लोग थे, उन लोगों ने एक अर्जी दाखिल की और हमारी सारी नियुक्ति प्रक्रिया ही रोक दी गई थी। हमने सरकार की तरफ से बार बार कहा था कि भाई हम लोग आरक्षण विकलांगों के लिए हो या अन्य वर्गों के लिए हो, आरक्षण 100% प्रावधान के हिसाब से लागू करने को बिल्कुल तैयार हैं जी। और हमें इजाजत दीजिए और हम जो आरक्षण लागू करेंगे वो हम आपसे भी वेटिंग करा लेंगे। लेकिन न्यायालय ने फिर उन लोगों की तरफ से बार बार आग्रह किया गया कि हमारे कुछ छूट गए हैं विकलांग जो आवेदन नहीं दे पाए हैं। तो न्यायालय के विशेष निर्देश के तहत हम लोगों ने सिर्फ 15 दिन का समय दिया है। जो विकलांग श्रेणी में आवेदन देना चाहते हैं जो अभ्यर्थी, बिल्कुल उनके लिए हमने दिया है। और बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षा नीति के लिए शिक्षक होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब इस प्रक्रिया की बात की जाए, 15 दिन का वक्त दिया गया है, क्या ये पूरी प्रक्रिया होगी और किस तरह से लोग आवेदन दे पाएंगे इसके तहत, क्योंकि लोगों को ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, क्योंकि वक्त भी कम है और जल्दी से जल्दी, जैसा कि आपने भी कहा, ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा नीति को देखिए अच्छे से लागू करना है, तो उसके लिए शिक्षक की प्रक्रिया होना, शिक्षक की भर्ती होना भी बहुत जरूरी हो जाता है।
ये समझिए कि पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से ये नियुक्तियां लंबित थी। न्यायालय का हस्तक्षेप था, उनके तरफ से था कि अभी नियुक्तियां रोक कर पहले सर्टेन इश्यूज पे क्लैरिफिकेशन हो जाए। हम लोगों ने स्थिति स्पष्ट की जी। और तब जाके कल हमें इजाज़त मिली है। और जैसा कि पूरा देश जानता है और हमारे बिहार के लोग जानते हैं कि 8 जून तक तो अभी लॉकडाउन लागू है। जी जी। बहुत ही कम क्षेत्रों में ये सब सुविधाएं दी गई हैं, ढील दी गई हैं। इसलिए कल ही इजाज़त मिली है और आज से ही हम लोग शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति करने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं जी। और उसी के तहत हम लोगों ने योजना बनाई है कि 8 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके तुरंत बाद 9 तारीख से हम लोग सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर ये लगभग 1.25 लाख शिक्षक जो रिक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने आवेदन कर रखा है, हम उनकी नियुक्तियां कर पाने में सक्षम होंगे। बिल्कुल। और एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार के लिए, हम लोगों के लिए बड़ी ही दुखद स्थिति थी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय में रिक्तियां थी। हमारे योग्य शिक्षक, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग टीईटी या एसटीईटी कहते हैं, उसमें उत्तीर्ण होके वो क्वालिफाई करके वो बेरोजगार सड़क पर घूम रहे थे। उन्होंने आवेदन कर रखा था, हम नियुक्तियां नहीं कर पा रहे थे जी। ये हमारे लिए बड़ी ही कष्टदायक और पीड़ादायक स्थिति थी। इसलिए हमने जो पिछले मार्च में जब हमारा बजट सत्र चल रहा था विधानमंडल का, उसमें हमने विभाग की तरफ से बताया था कि हम शीघ्र से शीघ्र न्यायालय में विशेष अनुरोध करके, न्यायालय में विशेष एप्लीकेशन डाल के त्वरित सुनवाई का अनुरोध करके हम उनसे इजाज़त मांगेंगे। और हमने उम्मीद जाहिर की थी कि चूंकि हमारा इरादा साफ है, हम पारदर्शी तरीके सर, जैसा कि सरकार चाह रही थी कि जल्द से जल्द की नियुक्ति हो, लेकिन अब फैसला भी आ गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि 8 जून के बाद से इस पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 2-3 महीने में कोशिश की जा रही है कि नियुक्ति हो जाए। तो इसकी जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, किस तरह से आवेदन दे पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक हैं वो चाहते होंगे कि जल्द से जल्द आवेदन दे पाए। उसके लिए क्या प्रक्रिया पूरी होगी? कितना सर वक्त लगेगा? क्या इसके लिए पूरे जिले में आपने एक अवेयरनेस की बात की जाए? दूसरी तरफ आवेदन कैसे होगा, इसके लिए अभी से ही तैयारियां की गई हैं? क्या आपने पूरा इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है? किस तरह से ये ढांचा तैयार होगा? नहीं, ये सभी जानते हैं कि ये नियुक्तियां काफी पहले से विज्ञापित थी जी जी। और उनके विरुद्ध लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन डाल रखे हैं। ये सिर्फ विकलांग श्रेणी के जो पद हैं जी, विकलांग श्रेणी की जो रिक्तियां हैं जी जी, उनके लिए न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इनको 15 दिन का और वक्त दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें छूट गए हैं। तो उसके तहत हमने ये दी है। ये मतलब केवल उनके लिए हम लोग फिर से विज्ञापन निकालेंगे। लेकिन आप समझ सकती हैं कि एक बार फिर से विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे हम 15 दिन का समय देके उनसे आवेदन लेंगे, फिर एक इंटीग्रेटेड जो कहते हैं समेकित मेरिट लिस्ट मेधा सूची प्रकाशित करेंगे, फिर वो प्रोविजनल होगा, क्योंकि उसमें हम फिर जो उसमें अभ्यर्थी हैं उनकी राय या उनको समय देते हैं कि आप मेधा सूची में आप अपना स्थान देख लीजिए और अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति डालने के लिए हम लोग समय देते हैं। फिर कुछ समय लेके हम उनके आपत्तियों का निराकरण करते हैं और इस तरीके से पूरे पारदर्शी तरीके से, जिससे किसी की कोई शिकायत ना बचे, ये प्रक्रियाएं पूरी करके हम लोग फिर अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन करते हैं। और जो नियुक्ति प्राधिकार हैं, जिसको हम लोग रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जो पंचायत से लेके हमारे नगर निकाय के बॉडीज के सारे वो अथॉरिटी हैं,
तो उनके द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो हम समझते हैं कि चूंकि 9 तारीख से हम लोग शुरू कर पाएंगे जी। तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, और इससे शिक्षा नीति और बेहतर होगा। सर, अगर एक महत्वपूर्ण सवाल, 1.25 लाख अभी जिस तरह से आपने बताया कि ये पूरी प्रणाली पूरी कर ली जाएगी 2-3 महीने में, उसके बाद देखिए अगर बिहार की बात कर लें और भी पद खाली हैं, 2 लाख करीब 75,000 से पद खाली हैं, और सबसे ज़्यादा अगर राज्य की बात की जाए तो बिहार में ही शिक्षक के पद खाली हैं। तो क्या इसके लिए आगे भी आपने विजन देखा है कि और ज़्यादा बहाली हो और ज़्यादा ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाए? क्योंकि देखिए अगर शिक्षा नीति की हम जब भी बात करते हैं, शिक्षा को बेहतरी की बात करते हैं, तो शिक्षक का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी शिक्षा नीति में और ज्यादा बेहतरी हो पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे शिक्षक तो पूरी शिक्षा व्यवस्था या पूरी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं। क्योंकि चाहे जो भी हम नीति बना लें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर लें जी, हमारे शिक्षक अगर योग्य और कर्मठ और वो सही ढंग से शिक्षा दान नहीं करेंगे तो फिर पूरे इस एक्सरसाइज या पूरे प्रयास का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी, जी। और शिक्षकों की कमी थी, शिक्षक के पद रिक्त थे, ये हमारे लिए बड़ा कष्टदायक था। इसलिए आपने जो कहा, अभी तो हम लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली 2 से 3 महीने में करेंगे, और उसके आगे का भी प्लान हम लोगों ने रखा है। आगे के लिए 7वें चरण के लिए भी STET जो होता है, शिक्षक योग्यता परीक्षा, बिल्कुल वो परीक्षा लेके उसके परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। और जैसे ही ये चरण, 6ठा चरण समाप्त होगा, एक बार फिर से हम रिक्तियों का आकलन करके तो सर ये समझा जाए कि इसके तुरंत बाद ही आप जैसा कि बता रहे हैं कि 7वें चरण की जो प्रक्रिया है सर वो पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और लगातार जो मौजूदा सरकार है और आप लोग शिक्षा नीति को बेहतर करने की बात करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार देखा जाता है कि शिक्षा को लेकर कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो सर क्या ये समझा जाए, जैसा कि 6ठी प्रक्रिया की ये बता रहे हैं आप 3 महीने में पूरा हो जाएगा, तो 7वें के लिए और जल्दी से जल्द शिक्षक की भर्ती की जाएगी? और सर एक आखिरी सवाल ये भी, ये नई शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, इसमें बिहार का विजन क्या होगा? कुछ बदलाव, कुछ ऐसी नीति, इसको कैसे लागू कराया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को बेहतरी मिल पाए और एक तरीके से जो ढांचा है वो और मजबूत हो? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रही हैं, नई शिक्षा नीति के तहत जो नई व्यवस्था या उसके तहत जो सोच है कि हमारे शिक्षकों में और कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि अंतिम डिलीवरी लेवल पे जहाँ से कुछ लोगों का हित होना है, उस लेवल पे तो हमारे पूरे विभाग यानी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षक होते हैं जी। वो अगर दक्ष होंगे, योग्य होंगे, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और हमारा समाज सुधरेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण तो बात है सर कि तभी हमारा समाज भी सुधरेगा और शिक्षा प्रणाली भी सुधरेगी। उम्मीद यही करते हैं सर कि नए विजन के साथ इस शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है बिहार में भी ये इम्प्लीमेंट होगा। तो सर जैसा कि आप बता रहे थे कि लगातार इस पर आप लोग चर्चा करते रहते हैं और पहले से ही विजन तैयार है, और आप भी ये समझते हैं कि देखिए अगर शिक्षा को बेहतर करना है तो शिक्षकों के लिए अच्छा वातावरण भी चाहिए और छात्राओं के लिए अच्छा वातावरण चाहिए। तो वही जानना चाहते हैं कि अगर बिहार की बात कर ली जाए, देखिए सर ये भी तो हम मानेंगे कि बिहार की शिक्षा नीति की बात कर ले, अब बेहतर हो रहा है, धीरे धीरे सरकार की नीति आ रही है, लेकिन वाकई उसमें सुधार की और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अब वक्त बहुत बीत गया है। अब इस शिक्षा नीति के साथ, बदलाव के साथ किस तरह से आगे और प्रक्रिया को आप बढ़ाएंगे? नहीं, ये आपने सही कहा और ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जा किधर रहे हैं, बढ़ किधर रहे हैं, आप कहाँ हैं, पिछड़े हैं कितने, किस विषय में या किस मापदंड पर कितने पिछड़े हैं, ये एक बात होती है। बिल्कुल सर। और दूसरी बात होती है कि जहां भी आप हैं, जहां आप खड़े हैं आज की तिथि में, आपकी दिशा क्या है, आप बढ़ किधर रहे हैं,
अच्छे होने की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से आपने भी जैसा कहा है और ये सारा बिहार और सारा देश मान रहा है जी। कि हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, हमारे जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, जी। वो बढ़ रही है। पीछे की तुलना में हम काफी आगे बढ़े हैं। उससे भी बड़ी बात होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा की बात है तो आज पूरे देश में बिहार नजीर पेश कर रहा है। और अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि जो पूरे देश में कहीं नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे यहाँ हैं उसमें भी हम 33% यानी 1/3 सीट या नामांकन में 1/3 बालिकाओं को यानी छात्राओं को आरक्षण देंगे। ये आप सोचिए कि कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम होने वाला है। बिल्कुल विजय चौधरी जी, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता संभाले उनका विजन रहता है कि देखिए लड़कियों को भी ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल किया जाए। जब तक अगर देखिए महिलाएं और लड़कियां शिक्षित होंगी तभी समाज बेहतर होगा। बहुत अच्छा विजन है विजय जी। लेकिन अगर आपने बात की कि ठीक है अब आरक्षण भी दिया जाएगा और यहाँ तक कि देखा जाता है कि स्कूल स्तर की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं अब आती भी हैं स्कूल, बिहार में बदलाव हुआ है, लेकिन क्या और स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? दूसरी तरफ बात हो जाती है सर कि व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है स्कूल तो बढ़ा भी दिए जाएंगे, लेकिन क्या व्यवस्थाओं में और बेहतरी बदलाव होगा? क्योंकि देखिए सर अब आप कोरोना काल में जगह जगह ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा हुई, लेकिन कई ऐसे सरकारी स्कूल रह गए बिहार में जहां पे बच्चे महरूम रह गए। तो क्या इन व्यवस्थाओं में इन चीजों पर भी आप ध्यान देंगे? इन चीजों में भी कुछ बदलाव लाने के लिए सरकार सोच रही है? जाहिर तौर पर हम लोग इन सब क्षेत्रों में बदलाव लाने की नीतियां बना चुके हैं। शायद आपको मालूम होगा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग हर पंचायत में एक +2 विद्यालय यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय, लगभग शुरुआती कॉलेज महाविद्यालय के लेवल तक की पढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं। आज आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि बिहार में कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर +2 विद्यालय की शुरुआत नहीं हो चुकी है। और ये विशेष रूप से किया गया है लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के तो दूर जाके भी साइकिल से हो, पैदल हो पढ़ लेते थे, जो माध्यमिक स्कूल है, उच्च माध्यमिक स्कूल है उसमें, लेकिन हमारी बच्चियां नहीं जा पाती थी। इसलिए एक तो आम तौर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन विशेष तौर पर लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ये हर पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई और पिछले कुछ वर्षों से इसे लागू करते आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के सारे पंचायतों में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। और ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अभी आपने कहा कि लड़कियों की शिक्षा का विशेष महत्व होता है। हम लोग भी कहते हैं कि एक अगर लड़का यानी अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। बिल्कुल सर। और एक बालिका या एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है सर। और यही तो इसी बात को नीतीश कुमार ने बखूबी समझा भी था। विजय सर, अगर देखा जाए कि जिस तरह से देखा गया है कि मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब साइकिल योजना लाई थी वाकई एक पूरे देश में एग्जाम्पल था। और जिस तरह से बिहार में जो बदलाव देखने को मिला, तो क्या लड़कियों के अगर देखा जाए शिक्षा के बेहतरी के लिए कोई और योजना का ऐसा प्लान किया जा रहा है? आगे फ्यूचर में हम कुछ और देखेंगे कि लड़कियां और बढ़ चढ़कर बिहार के आगे बढ़ेंगी? क्योंकि एक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जब से नींव ये रखी गई है तो ये देखा भी जा रहा है कि अब बिहार की लड़कियां भी किसी से कम नहीं, बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं। तो सर क्या आगे के लिए कुछ और ऐसा विजन है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और बेहतर कर पाएं? बिल्कुल है। और जो हमने आपको कहा कि अभी तो लेटेस्ट भी हमने आपको बताया, हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से
बालिकाओं को या छात्राओं को या महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ये जी। आप सोच सकते हैं कि साइकिल योजना की बात आपने कही, वो तो देश क्या पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गया कि साइकिल चलाती हुई स्कूल यूनिफॉर्म में वो जिसको कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में लड़कियां वो बदलते बिहार की तस्वीर और प्रतीक बन गई जी। और आज अभी हमने जब हम आप बात कर रहे हैं इससे मात्र 3 दिन पहले की का निर्णय बता रहे हैं जी। कि जब हमारी सरकार ने नीतीश जी ने घोषणा कर दी कि हम अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज में जी। महिलाओं को यानी मानी लड़कियों को जी जी 33% का आरक्षण देंगे, ये किसी के सोचने की बात सर ये बहुत महत्वपूर्ण जब हो जाता है, लेकिन ये जो एक आरक्षण पूरे है strength सर ये की- कब क्या? से और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इससे देखिए लड़कियों का रुझान भी बढ़ेगा और मुझे लगता है हर वो माँ बाप जो कभी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अगर बिहार की बात की जाए सर, कुछ ऐसे भी इलाके हैं वो भी अब हिम्मत करेंगे कि ठीक है उनकी बेटी भी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। सर ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए क्या विजन तैयार ये किया गया बिल्कुल है? अगले सत्र से जी ये तो अभी चूंकि हमारे यहाँ ये एक विचार चल रहा है और लगभग उस पर गंभीर मंथन होके अंतिम चरण में है जी कि यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अलग से बनाने की बात चल रही है। जी उसी क्रम में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है और स्वाभाविक रूप से जब घोषणा की गई है तो इसे लागू किया जाएगा और अगले सत्र से लागू किया जाएगा। और हम जैसा समझते हैं कि बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी कम से कम जी। नीतीश जी की घोषणाओं पर 100% विश्वास होता है जी। क्योंकि वो आज तक कोई ऐसी घोषणा नहीं करते हैं जो वो कर नहीं पाएंगे। तो सर या उम्मीद ये उन्होंने करें कि नहीं जल्द से किया। जल्द इसका इसलिए इम्प्लीमेंट भी हो ये जाएगा। घोषणा विजय जी अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने बात कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा शिक्षा को लेकर विजनरी रहते हैं और आने वाले वक्त में भी आप कह रहे हैं कि और भी ज्यादा शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। लेकिन सर अगर हम शिक्षा नीति पर एक बार और बात कर लें, क्योंकि देखिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राज्य के विकास के लिए। अभी बिहार को विकास की बात कर ली जाए तो और आगे बढ़ना है, क्योंकि विकास के मामले में बिहार अभी बहुत ज्यादा पीछे है। मुझे अगर लगता है शिक्षा मजबूत होगा, ये आप भी मुझे लगता है बहुत बखूबी समझते होंगे, तो विकास बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो सर इस विजन की तरह कुछ काम किया जा रहा है, कुछ प्लान किया जा रहा है सरकार की तरफ से? हर लेवल पर हर स्तर पर प्लान किया जा रहा है जी। प्राथमिक से लेके माध्यमिक से लेके उच्च शिक्षा में हम लोग उसमें भी जीईआर बढ़ाने के लिए हैं, जो सकल नामांकन अनुपात होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है हायर स्टडीज के लिए, उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। नीचे में तो अभी आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि इस कोरोना काल में भी जी अब हम लोग उस स्थिति को पहुंचने वाले हैं कि कोई भी स्कूल जाने की उम्र का बच्चा जी बिहार में स्कूल से बाहर नहीं छूटे, ये स्थिति की घोषणा हम लोग करने वाले हैं। जी। जो अब कोई नहीं बाहर स्कूल के बाहर स्कूल जाने लायक बच्चा जी। कोई नहीं छूट रहा है। हम लोगों ने प्रवेशोत्सव मनाया था 15 दिन के लिए। सारे जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी से लेके हमारे शिक्षक गांव पंचायत में घर घर जाके जागरूकता अभियान चला के, जो भाई कोई अगर आपके घर का बिल्कुल बच्चा स्कूल जाने मुझे लगता है लायक विजय जी कि ये तो आप बहुत दीजिए, महत्वपूर्ण हम हो भी लोग जा उनका सकता है कि नामांकन जागरूक किया जाएगा और इसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है। उम्मीद करते हैं सर इस शिक्षा नीति के साथ बिहार की शिक्षा में और ज्यादा बेहतरी होगा। जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए, विजन बताने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।